बच्चों आज का टॉपिक है प्रोस्पेक्ट्स। जैसा कि हमने पढ़ा था, एक कंपनी के 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड थर्ड है प्रोस्पेक्ट। तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइवेट कंपनी जो होती हैं वो कैपिटल अपने रिलेटिव्स एंड नोन से रेस कर लेती हैं। इसी तरह से जो पब्लिक कंपनी होती हैं वो अपनी जो कैपिटल है वो पब्लिक से रेस करती हैं। तो पब्लिक से कैपिटल रेस करने के लिए पब्लिक कंपनीज के द्वारा जो है एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, जिसे प्रोस्पेक्ट कहा जाता है। तो प्रोस्पेक्ट का जो पर्पस होता है वो पब्लिक को कंपनी की योजनाओं के बारे में जानकारी देना तथा जो मतलब कैपिटल पब्लिक कंपनी को देगी वो कैपिटल कंपनी के द्वारा किन किन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ की जाएगी, ये बताना प्रोस्पेक्ट का पर्पस होता है। तो अब हम इसे देख लेते हैं, प्रोस्पेक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। जो डेफिनेशन दी गई है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में। तो ये क्या कहता है, प्रोस्पेक्ट्स मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट क्या है, एनी डॉक्यूमेंट हो सकता है जो डिस्क्राइब्ड है या इशूड है एज अ प्रोस्पेक्ट एंड इंक्लूड्स रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट रेफर्ड टू इन सेक्शन 32। ये क्या शामिल करता है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट को शामिल करता है, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 32 में। इसके अलावा शेल्फ प्रोस्पेक्ट जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 31 में। इसके अलावा जो है एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है, कोई भी नोटिस हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकती है या फिर अदर डॉक्यूमेंट हो सकता है जो क्या करता है, पब्लिक को इनवाइट करता है बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के लिए या फिर सब्सक्राइब करने के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख लेते हैं भी जो रेड हियरिंग जो प्रोस्पेक्ट्स है वो होता क्या है। तो जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट है वो कंपनीज के द्वारा एक्चुअल प्रोस्पेक्ट को इशू करने से पहले इशू किया जाता है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट में कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ हैं उन सिक्योरिटीज़ का जो प्राइस है और उन सिक्योरिटीज़ का क्या क्वांटम इशू किया जाएगा उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं होती। तो ये जो प्रोस्पेक्ट कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है, इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है, कंपनी जानना चाहती है भी कंपनी जो सिक्योरिटीज़ इशू करेगी उसकी क्या डिमांड है और पब्लिक उन सिक्योरिटीज़ को किस प्राइस पर जो है एक्सेप्ट करना चाहती हैं। तो इस तरह से जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट है वो जनरली कंपनीज के द्वारा एक्चुअल प्रोस्पेक्ट को इशू करने से पहले इशू किया जाता है। और ये इसका जो मेन पर्पस होता है भी कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ हैं उन सिक्योरिटीज़ के लिए क्या डिमांड है और पब्लिक उन सिक्योरिटीज़ को किस प्राइस पर लेना चाहती है वो जानना इस रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट का पर्पस होता है। इसके बाद है शेल्फ प्रोस्पेक्ट। शेल्फ प्रोस्पेक्ट क्या होता है, जब कंपनीज क्या करती हैं सिक्योरिटीज़ को स्टेजेस में इशू करना चाहती हैं। तो कंपनीज अगर मतलब हर एक इशू के लिए जो है अलग अलग प्रोस्पेक्ट इशू करेंगे तो उनको प्रोस्पेक्ट इशू करना काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इसमें एक ऐसा प्रोविज़न होता है शेल्फ प्रोस्पेक्ट का। तो इसमें क्या करती है कंपनी जो है हर एक इशू के लिए जो है बार बार प्रोस्पेक्ट इशू नहीं करती। तो शेल्फ प्रोस्पेक्ट में क्या है, सिक्योरिटीज या फिर क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ को शामिल किया जाता है। तो शेल्फ प्रोस्पेक्ट में जो है अगर कंपनी मोर देन वन टाइम जो है सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहती है तो बार बार उसको प्रोस्पेक्ट इशू करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो शेल्फ प्रोस्पेक्ट होते हैं वो जनरली 1 ईयर के लिए होते हैं। तो अगर कंपनी जो है 1 ईयर में अगर मोर देन वन टाइम सिक्योरिटीज इशू करती है तो उसको बार बार जो है प्रोस्पेक्ट इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोस्पेक्ट की दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं प्रोस्पेक्ट के। देखो फर्स्ट ये क्या कहते हैं, देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन ऑफरिंग टू द पब्लिक। ये क्या कहता है, जो प्रोस्पेक्ट या जो भी डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है कंपनी का के द्वारा एज ए प्रोस्पेक्ट, उसमें क्या होना चाहिए, पब्लिक के लिए इन्विटेशन होना चाहिए भी, मतलब पब्लिक ऑफर करे, पब्लिक प्रपोजल रखे कंपनी की सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के लिए। तो इस तरह से प्रोस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, प्रोस्पेक्ट जो है ऐसे इनविटेशन होना चाहिए पब्लिक के लिए। सेकंड ये क्या कहता है, द इनविटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। जो इनविटेशन है वो कंपनी के द्वारा होना चाहिए या फिर ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी होना चाहिए। इसके बाद द इनविटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब और परचेज। जो इनविटेशन है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज़ को परचेज करने से रिगार्डिंग या फिर सब्सक्राइब करने से रिगार्डिंग
होना चाहिए। लास्ट है इन्विटेशन में रिलेट टू शेयर्स और डिवेंचर्स। जो इन्विटेशन होगा प्रोस्पेक्ट में वो किससे रिलेटेड होगा, शेयर्स और डिवेंचर से रिलेटेड होगा। तो इसमें हमने पढ़ा प्रोस्पेक्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। प्रोस्पेक्ट क्या है, एज ए इन्विटेशन होना चाहिए पब्लिक के लिए, और ये किसके बिहाफ पर होना चाहिए, कंपनी के बिहाफ पर होना चाहिए या फिर कंपनी की तरफ से होना चाहिए। थर्ड, ये जो है इन्विटेशन किससे रिलेटेड होना चाहिए, सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करने या परचेज करने से रिलेटेड होना चाहिए। इन्विटेशन में भी रिलेट टू शेयर्स और डिवेंचर्स, किससे रिलेटेड होना चाहिए, किस चीज़ को परचेज करने के लिए, शेयर्स एंड डिवेंचर्स को। इसके बाद है नीड फॉर प्रोस्पेक्टिव, भी जो प्रोस्पेक्ट इशू करना किन किन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। तो देखो 2 टाइप्स की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो जैसा आपने पढ़ा है भी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकती, वो मतलब पब्लिक से कैपिटल रेज नहीं कर सकती, क्योंकि उन पर जो है प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक से कैपिटल नहीं ले सकती। तो प्राइवेट कंपनी के लिए प्रोस्पेक्ट को इशू करना मैंडेटरी नहीं है। इसी तरह से पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इनके लिए प्रोस्पेक्ट को इशू करना मैंडेटरी है, क्योंकि पब्लिक कंपनी जो कैपिटल रेज करती हैं वो किससे लेती हैं, पब्लिक से लेती हैं। तो पब्लिक से कैपिटल लेने के लिए पब्लिक कंपनीज क्या करती हैं, एक डॉक्यूमेंट इशू करती हैं जिसको कहा जाता है प्रोस्पेक्ट। तो इस तरह से पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं उनके लिए प्रोस्पेक्ट को इशू करना मैंडेटरी है। इसके बाद है When the prospect need not be issued, ये क्या कहता है, किन किन सिचुएशन में कंपनी को प्रोस्पेक्ट को इशू करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको डिफाइन किया, इसको बताया गया है इसको बताया गया है सेक्शन 26 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इसके अंदर ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स के तहत जो है एक कंपनी को जो है प्रोस्पेक्ट इशू करने की ज़रूरत नहीं होती। वो कौन से हैं, फर्स्ट है when the shares and debentures are to be allotted टू द एग्जिस्टिंग होल्डर्स ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ये क्या कहता है, जब शेयर्स एंड डिवेंचर्स जो हैं ऑलरेडी जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर उन्हीं को इशू किए जा रहे हैं तो इस केस में कंपनी को नया प्रोस्पेक्ट इशू करने की जरूरत नहीं होती। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन द शेयर्स एंड डिवेंचर्स टू बी अलॉटेड और सिमिलर टू करंट शेयर्स डिवेंचर्स दैट आर बीइंग ट्रेडेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या कहता है, कंपनी के द्वारा अगर इस तरह के शेयर्स एंड डिवेंचर्स इशू किए जा रहे हैं जो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, उनसे रिलेटेड हैं, उन जैसे हैं, उनसे सिमिलर हैं, और वो जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स एंड डिवेंचर्स हैं वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, तो इस केस में जो है कंपनी को शेयर एंड डिवेंचर्स को इशू करने के लिए प्रोस्पेक्ट इशू करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्या कहता है, व्हेन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स इज नॉट परमिशिबल बाय लॉ, अगर शेयर एंड डिवेंचर्स को इशू करना मतलब लॉ के द्वारा परमिशेबल नहीं है, जैसा कि आप प्राइवेट कंपनी के केस में देखते हो भी प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकती, लॉ के द्वारा उसको अलाउड नहीं है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, तो इस केस में भी जो है प्रोस्पेक्ट इशू करने की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट वन है व्हेन द इन्विटेशन इज टू सम सच पर्सन्स who has a contact for underwriting the shares and debentures of the company, जब जो शेयर्स हैं या फिर जो डिवेंचर्स हैं वो इशू किए जाते हैं अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के थ्रू, तो इस केस में भी जो है प्रोस्पेक्ट इशू करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा प्रोस्पेक्ट क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं और किन किन सिचुएशंस में जो है प्रोस्पेक्ट इशू करने की जो नीड है वो नहीं रहती।